सीईसी की ऑनलाइन व्याख्यान श्रृंखला में मैं ओम प्रकाश व्यास, पूर्व जॉइंट रजिस्ट्रार लो, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग और रिसोर्स पर्सन ऑन ह्यूमन राइट्स, आपका पुनः स्वागत करता हूं। हमने पिछली बार यह चर्चा की कि महिलाओं ने किस तरह शिक्षा के क्षेत्र में, आर्थिक गतिविधियों के क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में और राजनीतिक क्षेत्र में उन्होंने किस तरह से अपनी सिद्धता को, श्रेष्ठता को साबित किया है। मीडिया के क्षेत्र में हम देखते हैं कि बड़ा चुनौतीपूर्ण क्षेत्र है अपने आप में। तो जहां पे हम देखते हैं युद्ध क्षेत्र के मोर्चे भी यदि हों, महिलाएं वहां पहुंच जाती हैं। आपने देखा होगा कि जब कारगिल का जो युद्ध हुआ उसमें महिलाएं कहां तक पहुंची। अभी यूक्रेन वाला जो रूस और यूक्रेन का युद्ध हो रहा है, महिला मीडिया कर्मी वहां तक पहुंच गई। तो चाहे चुनावों का क्षेत्र हो, चाहे बाकी प्राकृतिक आपदाओं का क्षेत्र हो, मीडिया में महिलाओं का बोलबाला है और ये बहुत ही सुखद भी है। कला के क्षेत्र में तो महिलाओं का कोई मुकाबला ही नहीं है, उनका कोई सानी नहीं रखता। महिलाओं ने अपनी श्रेष्ठता जो है वो पुरुषों से मैं ये कहूँगा कि अधिक सफलता से उन्होंने साबित की है। मैं कानून के क्षेत्र की यदि मैं बात करूं तो जो पहली महिला सुप्रीम कोर्ट की जो जज थी, जस्टिस फातिमा बीवी, मुझे उनके साथ भी कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ है। बहुत शालीन और न्याय के क्षेत्र में उनकी एक ऐसी पकड़ थी कि हर कोई उनकी विद्वता का कायल हो जाता था। जस्टिस सुजाता मनोहर रही, अभी इंदिरा बनर्जी हैं। तो ऐसी महिलाएं जो न्याय के क्षेत्र में निरंतर जो है वो अपनी हमारे देश को जो है वो न्याय दिलाने के लिए कटिबद्ध होकर के कार्य कर रही हैं। जस्टिस नागरत्ना का भी आप देखते हैं, जो कर्नाटक से आती हैं और सर्वोच्च न्यायालय में हम सभी गर्व महसूस करते हैं जब इन महिलाओं को हम देखते हैं कि किस तरह से वो हमारे पता जजमेंट ही नहीं, इनके जजमेंट में जस्टिस की डिलीवरी भी होती है। और ये वास्तविक इसको खूबी और इसकी विशेष सुंदरता ये है। तो न्याय के क्षेत्र में आप अधीनस्थ न्यायालय यानी जिला न्यायालयों में भी आप देखेंगे कि महिलाओं का प्रतिनिधित्व तो बहुत बड़ा है। और मैं ये कहूँगा कि न्याय के क्षेत्र में जो पॉजिटिव वाइब्स है, जो सकारात्मकता है, जो एक ऊर्जा का जो है वो संचार हुआ है और वो परिवर्तन देखने को मिलता है। संस्कृति का क्षेत्र भी आप ऐसे दे सकते हैं। सर्विस डिलीवरी, जिसको सर्विस का हम क्षेत्र कहते हैं, सेवा का हम क्षेत्र कहते हैं, आप देखिए महिलाएं किस तरह बढ़ चढ़ करके भाग ले रही हैं। विज्ञान में कोई मुकाबला नहीं है इनका, प्रौद्योगिकी में हम बात कर चुके हैं। और अब आप देखिए कि हमारे देश की रक्षा में महिलाओं का कितना बड़ा योगदान है। चाहे वायुसेना हो, थल सेना हो, नौसेना हो, महिलाएं आपको सर्वत्र और सभी तरीके के आपको कार्य करती हुई आपको नजर आती हैं। हम यदि पैरामिलिट्री फोर्सेज की यदि बात करें, चाहे वो केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल हो, सीमा सुरक्षा बल हो, भारत तिब्बत सीमा पुलिस हो, आप महिलाओं का कौशल आप देखते हैं। आप जब कभी भी आप चाहे मेट्रो से यात्रा करते हो, चाहे आप एयरपोर्ट पे जब आप हवाई यात्रा करने के लिए जाते हैं, आपको देखिए कितनी महिलाएं मिलती हैं। आप पुलिस स्टेशंस में यदि आप जाते हैं तो आप देखिए महिलाएं जो हैं वो, अब ऐसा नहीं कि पहले हमारे पास में एक किरण बेदी का ही एक उदाहरण था। आज तो देश में किरण बेदी और कई किरण बेदी हो गई। आज तो लेडी सिंघम के रूप में उनको कहा जाता है महिलाओं को। तो पुलिस के क्षेत्र में भी उन्होंने, वो पुरुषों से कमतर किसी भी स्थिति में नहीं है। कानून और व्यवस्था को बनाने के लिए महिलाओं ने जो है वो अपनी विशिष्ट पहचान बनाने में सफल हो रही हैं। थानाध्यक्ष आप देखिए, महिलाओं के प्रति जो हिंसाएं होती हैं या दूसरे तरीके के जो घरेलू अपराध होते हैं, उनमें जो महिला पुलिस अधिकारी हैं उन्होंने अपनी प्रतिभा का लोहा जो है वो बड़ा बखूबी निभाया है उन्होंने। तो हम ये कह सकते हैं कि आज समाज का कोई भी क्षेत्र जो है वो अछूता नहीं है और महिलाएं बराबर की भागीदार हैं।
तो महिलाओं ने यह सिद्ध किया है कि वो घरेलू कार्य से बाहर निकल करके जो दूसरे क्षेत्र हैं, जो जिनमें बहुत चुनौतियां हैं विविध तरह की, उसमें उन सभी क्षेत्रों में वो अपनी भूमिका बखूबी निभा सकती हैं। लेकिन वो अपनी भूमिका बखूबी निभाएं, इसके लिए ये हम सभी का दायित्व बनता है कि हम महिलाओं को, हम उनका जो नैसर्गिक उनके अधिकार हैं उनकी हम रक्षा करें। उनको किसी भी तरीके का लिंग पे आधारित, जेंडर पे आधारित किसी भी तरीके का उनको उत्पीड़न नहीं हो, और ये हमारा सभी का नैतिक दायित्व है। क्योंकि ऐसे जितने भी अस्वीकार्य कृत्य हैं, ये महिलाओं की सामाजिक प्रतिष्ठा, उनकी व्यक्तिगत पहचान और मानवीय गरिमा को लहूलुहान करती है। तो ये हम सभी को विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। लैंगिक उत्पीड़न के बारे में हम बातचीत कर चुके हैं। अब हम यदि हम स्पेसिफिक रूप से बात करें कि लैंगिक उत्पीड़न है क्या, जिसको हम अंग्रेजी भाषा में कहते हैं सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वीमेन एट वर्क प्लेस। तो कार्यस्थल के ऊपर लैंगिक उत्पीड़न को मुख्यतया इस प्रकार से कहेंगे कि महिला कर्मी के साथ में जो उनका पुरुष सहकर्मी है वो अनचाहा अनैतिक शारीरिक स्पर्श करे, संपर्क करे, महिला से यौन संबंध की मांग करे, अश्लील वार्तालाप यदि कोई करता है, नग्नता से संबंधित यदि उनको कोई चित्र दिखाता है और महिला की इच्छा के विरुद्ध इस तरह के का जो अनैतिक कृत्य यदि वो करता है, तो ऐसे सभी को, मैं ये नहीं कहूँगा कि ये ही है, इनसे जुड़े हुए एक, क्योंकि ये इंक्लूसिव डेफिनेशन है, एक तरह से इंक्लूसिव परिभाषा है, तो ये इस तरीके के जो कृत्य हैं ये लैंगिक उत्पीड़न में समाहित हैं। अब इनके विधिक प्रावधान देखिए दो तरीके के होते हैं। एक होता है इंटरनेशनल लॉ और एक होता है डोमेस्टिक लॉ। तो जैसा हम पूर्व में चर्चा कर चुके हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ के विभिन्न दस्तावेज यथा मानव अधिकारों का सार्वभौमिक घोषणा पत्र, जिसको समस्त विश्व बिरादरी ने 10 दिसंबर 1948 को स्वीकार किया, अंगीकार किया। उसके पश्चात 1966 में राजनीतिक और नागरिक अधिकारों से संबंधित, और 1966 में ही दूसरी आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय संविदा, इसमें विशेषकर महिलाओं के विरुद्ध सभी प्रकार के भेदभाव जो हैं उनके उन्मूलन का संदेश समाहित है। और जैसा कि हम चर्चा कर चुके हैं कि भारत की जो संसद है उन्होंने इन प्रेस संविधाओं पे हस्ताक्षर किए हैं, इनको साइन और रेटिफाई किया है, इसलिए यह सभी का नैतिक कर्तव्य भी है। महिलाओं पर कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न को लेकर के बीजिंग प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन जो है, जब सम्मेलन ये हुआ, इसमें इसको एक भेदभाव की हिंसा के रूप में इसको विश्व बिरादरी ने मान्यता प्रदान की। भारत के संविधान में जैसा कि हम बात कर चुके हैं कि प्रस्तावना के अतिरिक्त अनुच्छेद 14 जो बराबरी का अधिकार है, अनुच्छेद 19 जो उनके कार्य करने में किसी भी तरीके का वो प्रोफेशन करे, कार्य करे अपनी इच्छा के अनुसार, उसके अधिकार से संबंधित है, और अनुच्छेद 21 ये लैंगिक उत्पीड़न के अधिकार के विरुद्ध महिलाओं को संविधान के द्वारा प्रदत्त अधिकार हैं। अनुच्छेद 21 अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 21 इसलिए महत्वपूर्ण है कि यह नकारात्मक भाषा में प्रारंभ होने वाला पहला और एकमात्र संविधान का अनुच्छेद है। और इसको यदि आप अंग्रेजी में देखते हैं तो मैं संक्षिप्त रूप में इसके बारे में मैं आपको बताऊं कि इसकी जो भाषा है वो ये है कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। तो जब मैं नकारात्मकता की बात कर रहा था तो जो पहला शब्द है नो, तो नो का मतलब यह है कि उसमें एक चेतावनी समाहित है और पर्सन में महिला आ जाती है, क्योंकि ये किसी लिंग विशेष के लिए नहीं है, इसमें महिला और पुरुष जो है वो दोनों ही समाहित हैं। तो इस प्रकार से
नागरिकों के मूलभूत अधिकारों में महिलाओं को भारत के संविधान ने इन अधिकारों की गारंटी दी है। और यदि इन मूलभूत अधिकारों का यदि कहीं हनन होता है तो संविधान के अनुच्छेद 32 में ये उनका मूलभूत अधिकार है कि वो इस देश के सर्वोच्च न्यायालय के सम्मुख सीधे जा सकते हैं कि हमारे मूलभूत अधिकारों का हनन हुआ है। और यदि ये मूलभूत अधिकारों का हनन यदि सिद्ध हो जाता है तो सर्वोच्च न्यायालय निश्चित रूप से उसमें महिलाओं को रिलीफ देगा, ऐसा हमारे कानून में वर्णित है। सर्वोच्च न्यायालय के अतिरिक्त भी संविधान ने एक और प्रावधान किया है। अनुच्छेद 226 और 227 के तहत भारत के संविधान में यह प्रावधान है कि ऐसी पीड़ित महिलाएं सीधे राज्य के उच्च न्यायालय के सम्मुख भी रिट जुरिस्डिक्शन को इन्वोक करके यानी रिट के द्वारा भी सीधे अपने मूलभूत अधिकारों के उल्लंघन को लेकर के और उच्च न्यायालय के सम्मुख भी वो जा सकती है। क्यों? क्योंकि लैंगिक उत्पीड़न जो है उसके कारण महिला अपनी इच्छा के अनुसार कार्य नहीं कर सकती, उसके जीने के अधिकार की अवहेलना होती है, मानवीय गरिमा पे आघात पहुंचता है, समानता के अधिकार को छीना जाता है, रोजी रोटी के कमाने के अधिकारों की भी अवहेलना होती है। इस प्रकार भारत का संविधान महिलाओं के मूलभूत अधिकारों का सुरक्षा कवच है। भारतीय दंड संहिता में विधिक प्रावधान निहित हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि भारत में महिलाओं को कार्यस्थल पे पूरी सुरक्षा प्राप्त है। सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देश जैसा कि हम चर्चा कर चुके हैं विशाखा के प्रकरण में निर्देशित हैं और प्रत्येक नियोक्ता का ये दायित्व है कि जो भी गाइडलाइंस हैं, जो भी दिशा निर्देश हैं, उनका वो अक्षरशः पालन करें। अब हम बात कर चुके हैं कि लैंगिक उत्पीड़न जो है वो एक समस्या है। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि यह समस्या हर जगह है, लेकिन है तो सही। मैं अपने कार्य काल के दौरान फील्ड में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए मैं कई बार गया। हम ईंट भट्टों के ऊपर हमने देखा कि महिलाएं जो वहां काम करती हैं उनके साथ में व्यवहार उचित तरीके से नहीं होता, उनको उचित सुविधाएं भी नहीं है। वहां पे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो उन महिलाओं के लिए होना चाहिए, चाहे वो शौच क्रिया के लिए हो, चाहे उनके स्नान के लिए हो, चाहे उनकी प्राइवेसी के लिए हो, तो जिस तरीके का होना चाहिए वो नहीं है। अब उनकी यदि मजदूरी की भी यदि बात आती है तो जो पुरुष को एक वो श्रमिक इकाई के रूप में वो मानते हैं और सारा का सारा जो मेहनताना है, जो वेजेज हैं, वो उस पुरुष को दिए जाते हैं। तो इस तरीके का भेदभाव हमने देखा और हमने अपनी रिपोर्ट भी की और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने इसमें कठोर कार्रवाई भी की। तो एक इस तरीके का है। कुछ दिनों पहले मैं दूसरा उदाहरण आपको मैं बताऊं कि एक कंपनी है TCS करके, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, वहां मैंने देखा कि वहां महिलाएं जिस तरीके से कार्य करती हैं बड़ा अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में एक रिसर्च ऑफिसर के रूप में एक जो कार्यरत पूर्व एक अधिकारी थी, मैंने देखा कि वहां पे जो उनके आंतरिक जो परिवार जो उनकी समिति है वो उसकी सदस्य भी हैं और वहां पे जो ह्यूमन रिसोर्स जो HR जो डिपार्टमेंट है वो मैंने देखा कि काफ़ी इस चीज़ को लेकर के और वो अवेयरनेस वगैरह का कार्य भी करते हैं, बहुत सजग भी हैं उस तरीके के। तो हम ये देखते हैं कि कार्यस्थल पर महिलाओं के लिए लैंगिक उत्पीड़न उनका न हो, इसको लेकर के बहुत अच्छा एक जिसे कहते हैं इस देश में एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट हुआ है। अब समस्याएं कब आती हैं? जब अपवाद स्वरूप जो घटनाएं होती हैं, तो अपवाद स्वरूप जब घटनाएं होती हैं तो वो चर्चा का विषय बनती हैं और तो उस समय एक ऐसी गलतफहमी होती है कि पता नहीं है समस्या कितनी ज्यादा हमारे यहाँ पे सर्वत्र है क्या। तो जब महिलाएं अपने घरों से आती हैं तो उनके जो माता पिता हैं या उनके पति हैं या सास ससुर हैं, उनके मन में एक अजीब तरह की उनके वो
असुरक्षा की भावना से जब वो महिला को कार्यस्थल पे भेजते हैं तो उनके अंदर ये आती है। तो इसके लिए विशाखा के गाइडलाइंस के पश्चात आप ये देखेंगे कि हर नियोक्ता की ये एक ड्यूटी है, उनका कर्तव्य है कि वो अपने विभाग में, चाहे वो सरकारी विभाग हो चाहे गैर सरकारी विभाग हो, संगठित क्षेत्र हो या असंगठित क्षेत्र हो, हर विभाग, हर मंत्रालय, हर कोई भी, चाहे वो कंपनी हो, कुछ भी हो, वहां पे वो एक आंतरिक परिवाद समिति का कार्यस्थल पे गठन करेंगे। और इस समिति की सबसे बड़ी खूबी यह है कि समिति की अध्यक्षता एक महिला कर्मचारी करेंगी। कम से कम आधे सदस्य इस समिति के महिला होंगे और गैर सरकारी संस्था की प्रतिनिधि जो है, यानी एक तीसरा पक्ष भी इस समिति का सदस्य होगा। तो यानी एक एक्सटर्नल जो पार्टी है वो भी इस आंतरिक परिवाद समिति का सदस्य होने से पारदर्शिता ज्यादा आती है। महिलाओं की संख्या इस आंतरिक परिवाद समिति में होने से जो पीड़िता है उसको एक बल मिलता है कि हाँ, मेरी बात को यहाँ पे अच्छी तरह से सुना जाएगा। और महिलाओं के साथ में यदि उत्पीड़न का यदि कोई भी परिवाद यदि आता है तो उसकी सुनवाई करने का अधिकार 2013 का जो कानून है उसके अनुसार मात्र यही समिति उसकी सुनवाई करेगी। और इस समिति की अनुशंसा पर सक्षम अधिकारी उस दोषी सहकर्मी के विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। अब ऐसा नहीं है कि इस कानून का जो कवच है वो स्थायी कर्मचारी हो, सिर्फ उन्हीं के लिए है, नहीं। जो अस्थायी कर्मचारी भी हैं, इवन जो इंटर्न भी जो हैं या डेली वेजर भी जो हैं, ये इसका जो कवरेज है, इसका जो प्रोटेक्शन है, ये उनको भी मिलता है। तो हम ये कह सकते हैं कि सभी संबंधित पक्ष, चाहे वो सरकारी क्षेत्र के हों, नियोक्ता चाहे वो सरकारी हों या निजी क्षेत्र के हों या कर्मचारी संघ भी हों, तो गैर सरकारी संस्थाएं, सभी से ये अपेक्षा की गई है इस कानून के द्वारा कि वो महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न को रोकने के लिए समुचित कार्य करेंगे। इसके पीछे ध्येय यही है कि महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न जो रोकना है वो सभी की एक सामाजिक चुनौती है और सभी से ये अपेक्षा की जाती है कि सामाजिक बुराई को जहां कहीं भी ये यदि कहीं भी दिखाई देती है, दृष्टिगोचर होती है, उसको तुरंत दूर करने के लिए प्रतिरोधी कदम उठाए जाएं, सभी में जागरूकता पैदा की जाए। इसके लिए कार्यशालाएं आयोजित की जा सकती हैं। और मैं तो ये कहूंगा कि जब भी नया रिक्रूटमेंट होता है तो रिक्रूटमेंट के टाइम पे एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम जो है वो सभी नियोक्ता जो नहीं करते हैं तो करें, और यदि करते हैं तो इस विषय को भी उसमें समाहित करें और सभी को इस तरह से जागरूक करें कि वो कानून का पालन करें। इससे क्या होगा कि जितने भी विभाग हैं उन सभी में कार्यक्षमता बढ़ेगी और एक इस तरीके का माहौल पैदा होगा वास्तव में कि वो एक परिवार की तरह का माहौल उसमें होगा। तो इसके दूरगामी परिणाम बहुत सुखद होंगे, क्योंकि हम ये स्मरण कर चुके हैं, हम बात कर चुके हैं इस चीज की कि किसी भी व्यक्ति की यदि हत्या होती है तो उसको शरीर नष्ट होता है उसका, लेकिन लैंगिक उत्पीड़न उस पीड़ित महिला की आत्मा को चोटिल करता है और वो उत्पीड़न उसको आघात पहुंचाता है। यह जो 2013 के हम अधिनियम की जो बात कर रहे थे, उस अधिनियम का जो पूरा नाम है वो है महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष अधिनियम 2013। इसका जो उद्देश्य है वो है महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न रोकने के लिए भारत की संसद के द्वारा महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण, प्रतिषेध, प्रतितोष अधिनियम 2013 ये बहुत प्रभावी कानून है। और इसका उद्देश्य जो है वो महिलाओं को अपने कार्य क्षेत्र में संरक्षण प्रदान करना ही नहीं, अपितु उनके अधिकारों की जो है वो सुनिश्चित करने का भी कार्य करता है। 23 अप्रैल 2013 से यह हमारे देश में प्रभावी हुआ है
और इसकी परिधि में संगठित, असंगठित, सरकारी, गैर सरकारी सभी विभाग, सभी राज्य सरकार के, भारत सरकार के उपक्रम, निजी संस्थाएं, आर्थिक, शैक्षिक, मनोरंजन के क्षेत्र में हो, चाहे औद्योगिक गतिविधियां जहां होती हो, जहां चिकित्सा होती हो, शैक्षिक संस्थान के केंद्र हो, खेलकूद के संस्थान हो और अन्य किसी भी प्रकार के संस्थान आदि सम्मिलित हैं, वहां पे यह कानून लागू होता है। नियमित हो कर्मचारी, दैनिक वेतन भोगी हो, मजदूर हो, तो ऐसी कोई भी महिला जो इस तरीके का कोई भी काम कर रही है वो बिना किसी भेदभाव के अपना कार्य करे, ये इस कानून की परिधि में समाहित है। और आंतरिक परिवाद समिति, जिसको हम इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी भी बोलते हैं, उसका गठन ही नहीं करना, अपितु उसके गठन के बारे में वो जो विभाग है वो उस समिति के सदस्यों के बारे में ऐसे जगह नोटिस बोर्ड पे उसको लगाएंगे ताकि वो जो प्रदर्शित सूचना है उसकी तरफ सभी का ध्यान जो है वो आकर्षित हो। कहने का तात्पर्य यह है कि वहां काम करने वाले सभी कर्मचारियों को यह पता हो कि इस तरह की हमारे यहाँ एक आंतरिक परिवाद एक समिति है जिसमें 4 सदस्य हैं और उन्हीं के विभाग की एक जो वरिष्ठ महिला अधिकारी है वो उसकी अध्यक्ष हैं और जो उनके 2 महिला सदस्य जो हैं उन्हीं के विभाग की जो है वो उनके सदस्य भी हैं। और सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले जिनका अनुभव हो गैर सरकारी संस्था का, तो एक थर्ड पार्टी जो है वो भी उसके अंदर समाहित है। अब प्रश्न ये है कि यदि किसी महिला का उत्पीड़न यदि होता है तो वो इसकी शिकायत कब और कैसे दें, तो उसमें यह है कि जो उनके साथ में घटना घटित हुई है उसको लिख करके 3 माह के अंदर जो है इस समिति के जो आंतरिक परिवाद समिति है उसके सम्मुख अपना परिवाद उस महिला को प्रस्तुत करना होता है। और कतिपय कारणों से यदि पीड़ित महिला 3 महीने में अपना परिवाद यदि प्रस्तुत नहीं कर पाती है तो ऐसे अपरिहार्य कारणों के कारण उस महिला को 3 माह का अतिरिक्त समय भी प्रदान किया जाता है। अब ये आंतरिक जांच समिति है, इससे ये अपेक्षा की जाती है कि वो 90 दिन के अंदर अपनी जांच पूरी करके और अग्रिम कार्यवाही के लिए उसको सक्षम अधिकारी के आगे प्रस्तुत कर दें। अब इस 90 दिन की अवधि में जितने भी उनको साक्ष्य एकत्रित करने हैं, महिला से उनको जो बातचीत करनी है, दूसरे पक्ष से जो उनको बातचीत करनी है, एक पारदर्शी तरीके से अपनी पूरी जांच करके उनको 90 दिन में अपने कार्य को संपादित करना होता है। जो सक्षम अधिकारी है जिसको इसके ऊपर कार्रवाई करनी है उसको 60 दिवस के अंदर इस रिपोर्ट पे उचित कार्यवाही करें, वो ये है वांछित है कानून के तहत। अब हम मानते हैं कि मान लीजिए कि किसी पुरुष कर्मी का दोष साबित हो जाता है तो उस दोषी सहकर्मी के विरुद्ध जो विभाग की सेवा नियमावली है, यदि मैं केंद्र सरकार की यदि बात करूं तो जैसे सीसीएस कंडक्ट रूल्स हैं, ऐसे स्टेट गवर्नमेंट के भी अपने कंडक्ट रूल्स हैं, या जो प्राइवेट क्षेत्र के अंदर भी विभिन्न विभागों ने अपने डिसिप्लिनरी एक्शन का जो उन्होंने प्रावधान रखे हैं जिसमें पदोन्नतियां भी रोकी जा सकती हैं, उसमें चेतावनी भी दी जा सकती है, माफी मांगने को भी कहा जा सकता है, वार्षिक वेतन वृद्धि को भी रोका जा सकता है और मान लीजिए कि प्रकरण इतना गंभीर है तो सेवा से भी बर्खास्त किया जा सकता है और महिला को आर्थिक मुआवजा भी देने का प्रावधान जो है वो इसमें अंतर्निहित है। तो जो भी इसमें सजा दी जाती है वो उसकी जो सजा जो है वो उस प्रकरण की गंभीरता के सापेक्ष होती है और उसका उद्देश्य जो वो ये होता है कि पीड़िता को न्याय मिले और दोषी जो है उसको अपने कृत्य की जो है वो उसके अनुसार उसको सजा मिले। कई बार क्या होता है कि विभिन्न तरह की भ्रांतियां भी हो जाती हैं और बड़ी विचित्र परिस्थितियां सामने आती हैं कि आप मान लीजिए किसी कक्ष में आप कार्य कर रहे हैं और आपका आपस में वैचारिक मतभेद है और उस वैचारिक मतभेद को किस तरह से कई बार हमने ये देखा है अपने अनुभव के आधार पे कि उसको एक कार्यस्थल पे एक उत्पीड़न का जो है वो रूप रंग दे दिया जाता है। तो कई बार गलतफहमियां भी इस तरीके के हो जाती है। तो अपने आप में इन चुनौतियों को लेकर के आगे बढ़ना जो है ये अपने आप में एक बहुत बड़ा
दुष्कारी जो है ना, ये काम होता है, बड़ा दुष्कर होता है इन चीज़ों को देखने का। इस क्षेत्र में सर्वोच्च न्यायालय के भी कई सारे निर्णय हैं, कई सारे प्रकरण आप जो हैं समाचार पत्रों में, इनमें देखते हैं। हम सभी का ये नैतिक दायित्व है कि हम महिलाओं की गरिमा के लिए हम सभी खड़े हों, हम देश को आगे लेकर के जाएं। महिलाएं अपना जिस तरीके से वो खुले रूप में, एक स्वच्छंद रूप में, अपनी पूर्ण कार्य क्षमता के साथ में इस देश की प्रगति के लिए जिस तरह से वो कटिबद्ध हैं, हम भी उनका साथ दें, सहयोग दें, और इसी संदेश के साथ में कि हम सभी इससे एक कंस्ट्रक्टिव अप्रोच के साथ में, हम एक सकारात्मक पहल के रूप में हम अपना इसमें योगदान दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।